अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, इक़्तिदार का सिंहासन हो या जमहूर का ऐवान, चार्टर ऑफ डिमांड हो या कोई ऑर्डर ऑफ द डे, किसी अदालती फैसले का मतन हो या कोई सरकारी नोटिफिकेशन, किसी ब्रेकिंग न्यूज का फट्टा हो या किसी अखबार की सबसे बड़ी सुर्खी, हर आहट और हर धड़कन पर अवाम की टूटी उम्मीदें फिर से जुड़ती हैं। आस का धागा एक बार फिर बंधता है और बेयकीनियों में घिरा यकीन कुछ करार पाता है, लेकिन हर बार नतीजा मजीद मायूसी, मजीद गैर यकीनी और मजीद सवालात की सूरत में निकलता है। इन मुकम्मल सवालों का अधूरा जवाब 100 बातों की एक बात कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। एक बार फिर IMF के दबाव और गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली का बहाना, पेट्रोल डीजल 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। और मुल्क भर में सैलाब का आसेब, दरियाई और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों देहात डूब गए। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवाम की मुश्किलात की। तो नाजरीन, अवाम की चाहत पर कुर्बान वफाकी हुकूमत का जाते जाते एक बार फिर साबिका हुक्मरानों पर बहतान, कुछ दुनियादारी का बहाना तो कुछ माली मजबूरियों का ताजियाना। जहां IMF मुआहदे की दुहाई दी, वहीं महंगाई से जल्द रिहाई का फसाना भी सुनाया और लगी लिपटी के साथ अवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया है। 20 रुपए फी लीटर कीमतों में इजाफा किया गया है, जिससे यकीनन अवाम पर महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। अवाम ने इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। उनका ये कहना है कि पहले ही इतनी महंगाई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से यकीनन उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में लोगों का क्या कहना है ये जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची की, जहाँ पर रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइएगा रियाज, पेट्रोल निर्खों में इजाफा के खुदा क्या कहती है? हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 20 रुपए का इजाफा किया गया है पेट्रोल और डीजल की कीमत में। आप ये बताइए कि अचानक आप आए होंगे और आज जाते जाते 20 रुपए का तोहफा जो है आवाम को मिल गया है, कितना मुश्किल हो जाता है पेट्रोल के बाद? सर बहुत मुश्किल हो जाता है ये पेट्रोल डलवाना। अभी आगे देखा तो 20 रुपये बढ़ चुके हैं। पहले ही 150-250 रुपये था, 253 रुपये, अब 273 रुपये हो गया है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इस तरीके से पेट्रोल अगर महंगा होता रहा तो गरीब आदमी तो मर जाएगा बिल्कुल ही। और महंगाई इतनी उरूज पे, वैसे ही क्या कर सकते हैं, कुछ पता नहीं है। ये देखिए, ये हमारे साथ यहाँ पर लोग थे जो कि पेट्रोल, आप भी सर पेट्रोल डलवा रहे हैं, पैसे हाथ में, एकदम पता चला इजाफा हो गया 20 रुपये। आपने बोला है तो मुझे पता चला है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा जी। तो ये देखिए, ये हाल है कि लोग घरों से निकले पेट्रोल डलवाने एक रकम लेके, लेकिन जब पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो पता चला कि पेट्रोलियम की जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है और 20 रुपये उसका इजाफा हो चुका है। तो आवाम का यही कहना है कि इस महंगाई के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा जो है उनकी जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ डालता है और पहले ही खर्चे चलाना ज़िंदगी के बहुत मुश्किल है, उस पर ये 20 रुपये का इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी, तो अवाम की एक ही दुहाई है कि पेट्रोल की कीमत में कमी लाई जाए, महंगाई को कम किया जाए। महमूद रियाज हमें कराची की अवाम का अहवाल बता रहे थे, उनका रद्द-ए-अमल बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल 20 रुपए फी लीटर महंगा होने पर लाहौर के शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, बताइएगा कि लाहौर के बासी क्या कहते हैं? दिन के लिए तेल की कीमतों में कमी बेशी का ऐलान रात को होना था, लेकिन रात गुजर गई। अवाम ने यही सोचा शायद इस दफ़ा की कोई कमी बेशी नहीं होगी, कीमतें वही रहेंगी, लेकिन सुबह होते ही कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे इजाफा किया गया है। अब पेट्रोल की कीमत जो 274 रुपये फ्रेट के साथ हो चुकी है। यकीनन इस पर अवाम काफ़ी खफा हैं, परेशान हैं। उनका कहना है कि जब रूसी तेल जो था आया था तो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि पेट्रोल की कीमतें कम होगी, लेकिन इसके बरक्स सब कुछ हो रहा है। पिछली दफ़ा कीमत में 9 रुपये कमी की गई, लेकिन इस दफ़ा 20 रुपये ज़्यादा कर दिया गया है। यकीन लोग इस पर परेशान भी हैं। इनका दिल में एक परेशानी इस तरह है कि जब ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, दीगर अशिया भी महंगी हो जाएंगी और महंगाई का एक सैलाब आएगा। जी, मोहम्मद लुकमान हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे। महंगाई का सैलाब तो आ चुका है और अवाम इस महंगाई के सैलाब में बहते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। छोटे शहरों में बसने वाले भी पेट्रोल डीजल महंगा होने पर अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उकाड़ा का रुख करें, सलमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान, क्या कहना है यहाँ अवाम का?
हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से आवाम पर एक पेट्रोल बम करा दिया गया है। शहरियों का कहना है कि इस पेट्रोल बम से हमें मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा और एक बड़ा तूफ़ान महंगाई का जो है वो आएगा। और इस हवाले से जब हमारी शहरियों से और ड्राइवर हज़रात से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से एकदम 20 रुपये बढ़ाना ये एक बिल्कुल जालमाना टैक्स और जालमाना महंगाई में इजाफा है, इसे फिल फॉर वापस लिया जाए। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसको फिल फॉर वापस ना लिया गया तो हुकूमत को जो है वो हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर भी आएगी। जी, आवाम किसी भी शहर में क्यों ना रह रहे हों, लेकिन पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो उन्हें इससे जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। जैसा कि लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा और कराची के अवाम के हवाले से आपको बताया कि उनका क्या रद्द-ए-अमल था। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं कि अवाम का क्या कहना है, क्या डिमांड कर रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। मारने का एक तरीका है, जाते जाते अपनी खबर में आखिरी कील ठोक दी इस हुकूमत ने। इनको एहसास नहीं हो रहा है ये किस मुंह से वोट मांगेंगे, हमें बर्बाद कर दिया है। अभी तो दाल चावल खाना भी मुश्किल हो गया है, हम गरीबों के लिए गिफ्ट छोड़ के जा रही है। अल्लाह इनको हिदायत दे यार। आवाम के लिए तो ये तो 240 वोट का झटका है। कमी के नाम पर ये जो नई हुकूमत आई है इसने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अपने लिए तो हर काम उनके हो रहे हैं, सारे बिल पास हो रहे हैं उसके तरह, मगर आवाम की भलाई के लिए ना कुछ कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और नीचे आ जाएंगे, जहाँ 500 कमा रहे वहाँ 400 कमा लेंगे। हमें पता भी नहीं है, सो के उठे हैं, बिजली के बिल के वजह परेशान है। ये नया और एक टेंशन दे दी है हमें। ऐसे तो लोग चोरी डकैती ये इन कामों में शुरू हो जाएंगे। इतने जो कुछ होने है चोर बाजारी है सारा कुछ, घटाते घाटा ते बढ़ाते बहुते है। मेरे को पैसे कोई नहीं कि मैं पेट्रोल कितों पाना वा, मैं बेचारा तुर के सफर करन डया वा। तो 9 रुपये घटाया, हुण 20 रुपये बताते हैं। आवाम वास्ते फोन चुसने वाली गल बनना। अवाम किस तरह से अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं वो तो आपने देख लिया। लॉजिक्स बहुत सी मौजूद होती हैं हमारी गवर्नमेंट के पास। कभी IMF का बहाना बनाकर, कभी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने का बहाना बनाकर और कभी गुज़िश्ता हुकूमतों को निशाना बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन ये तमाम तर लॉजिक सिर्फ गवर्नमेंट की हद तक हैं। अवाम पर महंगाई का बम गिरा है और अवाम इस पर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। इस हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे और LPG महंगी करने से शायद हुकूमत की तसल्ली नहीं हुई, इसीलिए जाते जाते पेट्रोल और डीजल के नर्ख भी बढ़ा दिए। ओगरा के मुताबिक करीबन 20 रुपए इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई, जबकि डीजल का फी लीटर नर्ख 273 रुपए 40 पैसे करार पाया। नई कीमतों के निफाज पर पेट्रोल पंप्स पर अवाम के रद्द-ए-अमल का फौरी इजहार भी हुआ। कई मकामात पर शहरी पेट्रोल पंप अमले से उलझ पड़े। हुकूमत के मुताबिक 16 जुलाई को आलमी मार्केट में फी लीटर पेट्रोल का निर्ख 89.14 डॉलर फी बैरल था, जो 31 जुलाई को 97.39 डॉलर हो गया। इस दौरान मुल्क में डॉलर का औसत निर्ख 277 रुपए 81 पैसे रहा। यूं पेट्रोल की फी लीटर कीमत बगैर टैक्सेस 155 रुपए 74 पैसे से बढ़कर 170 रुपए 16 पैसे हो गई। इसी मुद्दत के दौरान डीजल का आलमी निर्ख 96 डॉलर से बढ़कर 111.46 डॉलर फी बैरल हो गई। यूं डीजल का फी लीटर निर्ख 167 रुपए 73 पैसे से बढ़कर 194 रुपए 76 पैसे हो गया। वाज़ेह रहे कि इस वक्त हर लीटर पेट्रोल पर 55 रुपए जबकि डीजल पर 50 रुपए लेवी टैक्स भी लिया जा रहा है। पेट्रोल तरसील कीमत में 6 रुपए 20 पैसे फी लीटर, मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 6 रुपए और डीलर्स कमीशन 7 रुपए फी लीटर है, जबकि फी लीटर पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी रेट 187 रुपए 80 पैसे रिकॉर्ड किया गया। वर्ल्ड क्रूड मार्केट के एक सर्वे के मुताबिक जुलाई में खाम तेल की रोजाना पैदावार 27 मिलियन बैरल से ज्यादा रही, जो कि गुज़श्ता माह के मुकाबले में 8,40,000 बैरल कम है। बैनुल-अक़वामी नशरियाती एजेंसी के मुताबिक खाम तेल की रोजाना पैदावार सितंबर 2021 के बाद कम तरीन दर्जे पर रिकॉर्ड की गई। खाम तेल की बढ़ती कीमतों का असर माया पेट्रोलियम गैस यानी LPG पर भी पड़ा, जिसके नतीजे में हुकूमत को जून 2023 में 177 रुपए 29 पैसे मिलने वाली फी किलो LPG अगस्त के लिए करीबन 24 रुपए इजाफे से 201 रुपए फी किलो हो गए। यूं ईंधन की कीमतों में होने वाला हालिया इजाफे से गुज़श्ता कुछ अरसे में मिलने वाला रिलीफ वापस हो गया। दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की बुनियाद पर महंगाई में मजीद इजाफे से खबरदार कर दिया है, लेकिन साथ साथ
ये दावा भी किया कि महंगाई में इजाफे की मौजूदा शरह को 7 से 8% तक लाने में 2 साल लग जाएंगे। महंगाई के अजाब में घिरी अवाम 2025 तक कैसे गुजारा करेगी? क्या वजीर आजम, वजीर खजाना या गवर्नर स्टेट बैंक में से किसी के एक के पास भी आम आदमी के इस सवाल का जवाब है? नाजरीन, चंद दिन मजीद की मेहमान और मुद्दत पूरी होने पर जाती जाती हुकूमत ने पेट्रोल ही महंगा नहीं किया, LPG की कीमत भी बढ़ा दी है। जुलाई में 177 रुपए मिलने वाली LPG अगस्त में 201 रुपए फी किलो पर दस्तयाब होगी। लेकिन सितम बलाए सितम, पेशावर में माया ईंधन की ब्लैक में फरोख्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और फी किलो नर्ख 300 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। पेशावर से ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इस वक्त मैं पेशावर सदर में मौजूद हूँ। ओगरा की तरफ से एक बार फिर LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेशावर में LPG की फ़ी किलो कीमत 280 से 300 रुपये मुख्तलिफ़ इलाकों में जारी है, फ़रोख्त जारी है। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरियों का कहना है कि ना घरों में सुई गैस है और ना बाज़ार से वो महंगी LPG ख़रीद सकते हैं। कुछ ही दिनों में पेशावर में LPG की कीमत जो है वो 230 से 300 रुपये तक पहुँच गई है। शहरी ये भी गिला कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि पेशावर में जितने भी LPG डीलर है उस पर चेक एंड बैलेंस रखा करें, क्योंकि हर जगह पर अपनी मनमानी के तहत लोगों ने जो है वो नर्ख मुकर्रर किया गया है। इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ। यहाँ पर LPG की फ़ी किलो कीमत जो है वो 280 रुपये है, जबकि गुहाट रोड, चार सदर रोड और इसके साथ दीगर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर 300 रुपये तो कहीं पर 310 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जारी है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि LPG की कीमतों में जल्द से जल्द कमी की जाए। जी, काशिफ अजीज़ हमें आगाह कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है। LPG महंगी होने से घर का चूल्हा ही बुझने पर नहीं आया, बल्कि महंगी गैस ने रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। इसी तमाम तर मामले पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत वक्त ने रात के तरीके में LPG की कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है। मेरी इस ज़िम्मन में कुछ रिक्शा ड्राइवरों से बात हुई है। उनका कहना है कि हुकूमत रेट तो बढ़ा देती है, लेकिन हमें कभी भी उस जो हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर हमें कभी LPG नहीं मिली। और उनका ये भी कहना है कि शहर भर में मुख्तलिफ़ किस्म के रेट हैं, जहाँ पर हमें 270 रुपये किलो, 260 रुपये किलो और 250 रुपये किलो CNG मिल रही है, लेकिन हुकूमत ने कभी भी इनको चेक नहीं किया कि ये इतनी महंगी LPG क्यों बेच रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि हम सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, मुसाफिरों को उनकी मंजिलों पर पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर दुकानदारों को चेक करें और जो रेट मुकर्रर किया गया है उस रेट पर अमल दरामद कराएं, ताकि हमें भी रोजी रोटी मुयसर हो। जी, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और ननकाना साहिब की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि पेट्रोल और LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है और एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत कुछ ना कुछ ऐसा करे कि महंगाई में कमी वाक़ हो। फैसलाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। किरण शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बताइएगा कि फैसलाबाद के बासी क्या कहते हैं, क्या रद्द-ए-अमल है उनका? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा करने के बाद जो है आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। अगर बात की जाए पेट्रोल की कीमत की, तो पेट्रोल जो गुज़श्ता कई रोज़ से 253 रुपये जो है वो पेट्रोल पंप पे सेल किया जा रहा था, लेकिन अब 20 रुपये इजाफे के बाद जो है इसकी नई कीमत जो है वो 273 रुपये हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में भी 20 रुपये इजाफा कर दिया गया। और इसके साथ अगर बात की जाए LPG की कीमतों की, तो LPG की कीमतें जो हैं गुज़श्ता कई रोज़ से जो है 177 रुपये फ़ी किलो थी, जबकि उसमें भी 28 रुपये इजाफा कर दिया। और 28 रुपये इजाफे के बाद जो है LPG कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 201 रुपये, और जबकि घरेलू सिलेंडर जो है 20 रुपये इजाफे के बाद 281 से 82 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि तजारत होने में भी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। सामान लाना, लेके जाना, कारोबार जो है बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया किरण शहजादी, फैसलाबाद से हमें आगाह कर रही थी। यकीनन आवाम भी इस हवाले से अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं, खुसूसी तौर पर अगर गरीब लोगों की बात की जाए जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या जो घर में LPG का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो चुकी हैं। तो उनका क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं।
गरीब जो है पाकिस्तान में उसकी तो कमर टूट चुकी है। ये गुर्बत नहीं, ये गरीब को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक जालिम हुकूमत है जो हम पर मुसल्लत हो चुकी है। घरों में गैस नहीं है और आवाम मजबूर हो गई है एलपीजी इस्तेमाल करने पर। एलपीजी की भी इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि एलपीजी फ़ी किलो की कीमत जो है 300 रुपए से ज़्यादा हो चुकी है। जे किसी को सवारी को किराया वध मंगते हैं तो अगला गल पैंदा वा साडे। सानू शाम नूं कदी 100 बजदा कदी 150 बजदा वा, बच्चे भी भुखे रह जांदे आ। 10 रुपए गवर्नमेंट ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ और दुकानदार ਜਿਹੜੇ ਆ 20 ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 40 रुपए ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। एलपीजी ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ चीज़ नहीं बचती। अवाम का इस हवाले से क्या कहना है वो आपने देख लिया। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। 177 रुपये थी, अब 200 से भी बढ़ चुकी है। कई शहरों में ब्लैक में फरोख्त हो रही है, मिल नहीं रही, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? जब तक सप्लाई चेन को हम लोग मॉनिटर नहीं करेंगे, सरकारी कीमत सप्लाई चेन को यकीनी नहीं बनाएंगे, उस वक्त कि ब्लैक मार्केट नहीं रुक सकती। पाकिस्तान में 40% गैस पैदा होती है, 60% इम्पोर्ट आती है। जब तक गैस माफिया इम्पोर्टर को लगाम नहीं डालेंगे, ये इसी तरह ब्लैक मार्केटिंग होती रहेगी। तो इसलिए आज आके जितनी इन्फोर्समेंट है वो सब के सब एलपीजी शॉपकीपर दुकानदारों पे हो रही है। लाखों दुकानदार जेल जा चुके, अभी तक कोई ताकतवर बंदा जिसका लाइसेंस भी कैंसिल नहीं हुआ। ओगरा के साथ हम रास्ते में हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे आ रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है, सिंगल पॉइंट ऑफ एजेंडा है कि जनाब ये सरकारी कीमत की सप्लाई को सरकारी यकीनी बनाया जाए। इंशाल्लाह हम घर घर सरकारी कीमत पे गैस पहुंचाएंगे। लेकिन ये गैस माफिया होश के नाखून नहीं दे रही है। हुकूमत अंधे वालों की हुकूमत है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक इम्पोर्टर को लगाम नहीं डालेंगे ये सिलसिला ठीक नहीं होगा। इरफान साहब, ये बड़ा एक डिटेल टॉपिक है, मज़ीद भी इस हवाले से आपसे बात करेंगे। फिल वक्त हमारे पास वक्त कम है। बहुत शुक्रिया आपका। भी चाहिए आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब और चैलेंजेस की भरमार। कोयटा में अफसोसनाक वाकया पेश आया। पोलियो टीम पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। फायरिंग का वाकया नवा किली के इलाके में पेश आया, जबकि फायरिंग वाक़े पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म सादिर कर दिया है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें 2 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए हैं। इस मामले की अब तहकीकात भी की जा रही हैं। देखना ये है कि ये हमलावर कौन थे और मज़ीद क्या तहकीकात होती हैं, इसी बारे में बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वाक़े के हवाले से अब तक क्या डिटेल सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बिल्कुल आज सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमारी पुलिस फोर्स के जवान जो बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान में 7 रोज़ा, कल से बल्कि 7 रोज़ा एक पोलियो मुहिम शुरू है और उस मुहिम के हवाले से पुलिस के जो हमारे जवान ने जो आज शहीद हुए वो पोलियो टीम को सिक्योरिटी फराहम कर रहे थे। तो कुछ नामालूम अफराद आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है पोलियो टीम वर्कर्स पर और उन वर्कर्स को बचाते हुए हमारे पुलिस के ये 2 जवान थे ये शहीद हुए। ये इंतहाई एक बुज़दिलाना हमला है और बलूचिस्तान हुकूमत इसकी शदीद मजम्मत करती है। इस हवाले से हमने CCPO कोयटा, DIG कोयटा और IG साहब को वज़ीर आला साहब ने सख्ती से हिदायत की है कि इस वाक़ये में जो भी मुजरिम हैं इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमने कोयटा शहर के जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पर नाकाबंदी कर दी है। सिक्योरिटी की हमने सूरत हाल को सख्त कर दिया है। लेकिन मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ अपने देखने वाले नाजरीन के लिए कि बलूचिस्तान ये जो दहशतगर्दी की नई लहर जो पाकिस्तान आई है, इसने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतवातिर और बार बार दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हमारे जोब में जो हमारी आर्मी की कैंट है उस पर हमला किया गया, सुई और डेरा बुक्टी पे हमला किया गया और इसी तरह आप देखें कि मुस्लिम बाग और किला सैफुल्ला कैंट्स पर हमला किया गया। और आर्मी चीफ साहब जब यहाँ पर उन जख्मियों की और शहदा की फैमिली से इज़हार हमदर्दी के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा एक हमसाया मुल्क है जिसके साथ हमने हमेशा से बरादराना ताल्लुकात रखे हैं, हम उन्हें तंबीह करते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो पाकिस्तान में जो शर पसंद दाखिल होते हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं उसको रोके। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा रोकना चाहिए। अच्छा बाबर साहब बताइएगा इस पोलियो मुहिम के हवाले से कि इस वाक़े के बाद क्या अभी भी पोलियो मुहिम जारी है?
अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के लोगों के हौसले बुलंद हैं, बलूचिस्तान की आवाम के हौसले बुलंद हैं। पोलियो मुहिम बिल्कुल जारी है। दुश्मन चाहता है, जो बुज़दिल दुश्मन है, वो ये चाहता है कि बलूचिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे माजूरी का शिकार हों। जैसे आपको पता है कि पोलियो के पीने से बच्चे माजूरी से बचते हैं और शरम भी इसकी इजाज़त है। और हमारे बहुत से उलमाए कराम फितवा दे चुके हैं इस हवाले से कि पोलियो के कतरे पिलाना जायज़ है। इसमें कोई गैर शरई और गैर इस्लामी चीज़ ही नहीं है। तो ये दुश्मन ये चाहता है कि बलूचिस्तान के बच्चे माजूर हों, बलूचिस्तान के बच्चे बीमारी का शिकार हों। तो इसलिए एक साजिश के तहत बलूचिस्तान में इस तरह की हरकतें की जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, बलूचिस्तान की आवाम के, बलूचिस्तान की हुकूमत के, बलूचिस्तान के लोगों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। हम इंशाल्लाह इस पोलियो मुहिम को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। बाबर हम साहब, पोलियो अभी आपने जिक्र किया कि उलमाए कराम ने भी इस हवाले से फतवा दिया था, लेकिन बहरहाल इस हवाले से बहुत से खदशात अभी भी शायद लोगों के जहनों में मौजूद हैं। इंतहा पसंदी एक जानिब, लेकिन दूसरी तरफ लोग भी इसकी मुखालफत जो है वो करते हैं। क्या इस सिलसिले में इलाका अमायदीन जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं अपने इलाके में, या जो उस इलाके के रहने वाले उलमाए कराम हैं, उनका ताउन हासिल नहीं किया जा सकता कि उन्हें भी शामिल करके बाकायदा तौर पर लोगों को इस सिलसिले में कन्विंस किया जा सके कि ये कतरे, पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आज वाला जो वाकया है, ये पोलियो टीम से हम लोग के हवाले से जो वाकया है, ये बिल्कुल 110% दहशतगर्दी की वारदात है। इसमें कोई इस्लामिक फैक्टर या पोलियो मुहिम के अगेंस्ट वाला फैक्टर इसमें कोई शामिल नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं मजीद बताता चलूँ कि 3 साल से, गुज़िश्ता 3 साल से बलूचिस्तान में पोलियो का कोई केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। ये हमारी, आप बोलें कि पोलियो मुहिम की जो वर्कर्स हैं उनकी कारकर्दगी है, पोलियो जो कतरे जो वर्कर्स पिलाते हैं उनकी ये बेहतरीन कारकर्दगी, कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। और ये वाकया आज का जो पेश आया है, ये कोयटा शहर में वाकया पेश आया है, ये दहशतगर्दी का वाकया है। ये पोलियो टीम्स का या पोलियो कतरों के पिलाने से हवाले से नहीं है। हम बिल्कुल इलाकाई अमायदीन, वहाँ के जो उलमाए कराम हैं, वहाँ के जो इलाके के बड़े लोग हैं, उन सबको एतमाद में लेकर इस तरह की कैंपेन चलाते हैं। कोयटा शहर बलूचिस्तान का कैपिटल है। यहाँ पर आज जो निशाना बनाया गया है, लोगों को उनके हौसले कमजोर करने के लिए, उन्हें डराने के लिए इस तरह का वाकया पेश आया है। और मैं आपको बताता चलूँ एक जिम्मेदार की हैसियत से कि सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह इसमें वाकये में जो मुलविस दहशतगर्द हैं, शरपसंद हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। यकीनन इंतहा पसंदों को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान इसी तरह से जो है वो कायम दायम रहेगा। बहुत शुक्रिया। बाबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो कोयटा में वाकया पेश आया उस बारे में डिटेल्स शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत की कि चमकते दमकते भारत का नारा मोदी और बीजेपी की इंतहा पसंदी के हाथों दुनिया भर के सामने रुस्वा और शर्मिंदा हो रहा है। मणिपुर के ईसाइयों के बाद हरियाणा और मुंबई के मुसलमान और दलित भी हिंदू बलवाइयों का निशाना बन रहे हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि आपने ये रिपोर्ट भी सुनी और आप भी इस तमाम तर मामले से वाकिफ़ होंगे सर कि भारत खोखला दावा करता है कि वो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, ख़ुद को सेकुलर स्टेट कहता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जो दलित कम्युनिटी है और इवन सिख जो हैं, वो मोदी के जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, आप तो भारत का बड़ा क्लियर कालर मकरू चेहरा नजर आ रहा है कि वो अखंड भारत आते हैं, सिर्फ हिंदू स्टेट चाहते हैं। जो आरएस का नजरिया है और ये 4 का जो एक खतरनाक मुजरिमों का टोला है जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और उसके बाद अमित शाह हैं, इनके ये इसको लेके चल रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने नफरत फैलाई है अपने बाकी तमाम माइनॉरिटी के अगेंस्ट और चाहते हैं कि हिंदू स्टेट बना दें। आपके सामने मणिपुर का इंसिडेंट है जहाँ क्रिश्चियन को ये डंकेट कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप फिर अपनी लोअर कास्ट हिंदू दलित के साथ जो करते हैं, सिखों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, और कोई भी कम्युनिटी जो सेफ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ चाहते हैं यहाँ पे हिंदुओं बाकी सब ये मुल्क छोड़ के चले जाए। लेकिन बात यह कि अब आप जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, ट्रेन में कैसे ने मोदी के फेवर में नारे लगा के 3 मुसलमान मार दिए, अपने 3 कमांडो को मार दिया। इससे ये पता चलता है कि इनकी फौज भी अब इनके खिलाफ हो चुकी है, उनमें वो बात नहीं रही है। दे डोंट ट्रस्ट सीनियर कमांडर, और ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि वहाँ पर 26 यूनाइटेड पार्टीज बन गई हैं इसके बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने लोकसभा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल दिया, और इसमें कांग्रेस, अवामी पार्टी और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह कि एक और हिंदू सिविक पार्टी है शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की है, वो भी
इनके खिलाफ वो इस इतिहाद में आ गई है। दे वांट टू रीमर्ज एज अ सेकुलर इंडिया, जो उनका एक्चुअली चेहरा था, जो वो हमेशा देश का दावा करते हैं, और वो इस बदनामी को, काले दाग को छुपाना चाहते हैं जो उन्होंने अखंड भारत का लगाना शुरू किया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त वहाँ बहुत सा हफ्ता तरफी है, सब परेशान है। अगले इलेक्शन में मुझे नहीं नजर कि नरेंद्र मोदी दोबारा इलेक्शन में। ब्रिगेडियर साहब, इस तमाम तर सूरत हाल पर मोदी सरकार क्यों सुमन बुकमन है? अभी आपने खुद जिक्र किया कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट भी जो है वो आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सियासी जमातें अब इनके खिलाफ हो चुकी हैं, लेकिन इस पर लबकुशा नहीं हो रहे। नरेंद्र मोदी हो या जो उनके इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट की इवन के हम बात कर लें, वो भी बायस्ड दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वजह, ये पुरस्कार खामोशी क्यों है? नहीं, ये तो जान के देखें, क्योंकि इनकी वजह से वहाँ मणिपुर में हो रहा है। वो चाहते हैं कि वहाँ पर भी 371 को जो है वो रिवोक करें और वहाँ पर भी ये कब्जा करें, जैसे किसी ने 370 किया था। लेकिन क्योंकि ये क्रिश्चियन हैं और यूरोपियन यूनियन में आपने देखा कितनी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन के खिलाफ पास हुई है, इसमें 80% वहाँ के पार्लियामेंटेरियन ने ये इनके मणिपुर में क्रिश्चियन फेवर में पॉइंट दिया और वार्निंग भी दी है। तो इसलिए वहाँ पर इतने ज़्यादा ये नहीं कश कर सके। लेकिन क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तजारती मुल्क है, दुनिया को इनसे फायदा है। कलामी मौक़ फरमाइएगा सर। एक तरफ तो इस तरह की इंतहा पसंद सियासी जमातें हैं जिनकी वजह से भारत के हालात ख़राब होते हैं। अगर हम अदालती निज़ाम की बात करें तो सर, गुजरात फसादात में जो हिंदू इन्वॉल्व थे उन्हें रिहा कर दिया गया है सर, तो इनके अदालती निज़ाम पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका टोटल अदालती निज़ाम वो ये RS के गुंडों के हाथ में। अगर वो फैसला नहीं करते हैं, वो जजिस को मारते हैं, जदोकोप करते हैं, और टोटल टेरर इनको जेलों में बिठाया गया है। आपके सामने कश्मीर के कितने 5-4 साल गुजरे, कितनी पटिशन गई हैं, कोई फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने कश्मीर, गुजरात में मान लिया सबने कि ये मुस्लिम थे, एक करने ने भी मान लिया, सबको बेल दे दी, छोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद के ऊपर भी आप देखिए, हर जगह पर जहाँ मुसलमानों का केस है वहाँ पर ये खड़े होकर अपनी मर्जी के बंदूक की नोक पर फैसले कराते हैं। इसलिए अदालती निज़ाम उनका बिल्कुल फेयर नहीं है, वो टोटल हुकूमत के कंट्रोल में है। ये RS के गुंडे इंक्लूडिंग ये 4 का जो टोला है, सब मिलकर अपनी मर्जी के फैसले। और ब्रिगेडियर साहब, इस पर अलमिया तो ये है कि अक़वाम आलम भी बिल्कुल इस पर खामोश हैं और उनके भी पुरस्कार खामोशी यकीनन कोई मानी खेज है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मणिपुर फसादात और दीगर जो भारत में इंतहा पसंदी के वाक़यात पेश आ रहे हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। नाजरीन, अभी आपको बताते हैं, तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी रेलें। मुसलसल दूसरे साल सैकड़ों देहात डूब गए, हज़ारों घर गिर गए और बड़ी आबादियाँ बेयारो मददगार खुले आसमान तले आ गईं। अहवाल क्या है ये आपको दिखाते हैं कि मौसमियाती तग़य्युर की वजह से या बैड गवर्नेंस की वजह से अवाम इस हाल तक पहुँच चुके हैं। बलूचिस्तान के ज़िला वाशक का रुख पहले कर लेते हैं, क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। वाशक से हमारे नुमाइंदे। हाँ जी बिल्कुल, हालिया मानसून के तबाहकुन स्पेल ने बलूचिस्तान में एक बार फिर से तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान भर में गुज़िश्ता दिनों मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नसीराबाद डिवीज़न, सिब्बी डिवीज़न, इसके अलावा जो है वो दीगर इलाके भी शदीद बारिशों से जो है वो शदीद मुतासिर हुए हैं। खारान में जो है वो सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। बोलान में, डेरा बुगटी, नसीराबाद, इसके अलावा जाफराबाद में जो है वो जाफराबाद के जो है वो हेडक्वार्टर शहर डेरा अल्लाह यार की जो है वो सरकारी दफातर तमाम जो है वो इस वक्त जो है वो बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको जानी नुकसानात के हवाले से बताऊं तो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है वो सैलाबी रेलों और बारिश के बायस जो है वो इस वक्त तक जो है वो 10 अफराद जाँ बाग, जबकि जो है वो 12 से ज़ायद जो है वो इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं महकमा मौसमियात के हवाले से, तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा जो है वो एक हफ्ते तक बलूचिस्तान में जो है वो मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की जा रही है। अगर मज़ीद बारिशें हुई तो जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। सिंध के शहर सेवन की बात करें तो बारिशों और सैलाब से 60 देहात अब तक ज़ेरे आब आ चुके हैं। मज़ीद बात करते हैं इमरान अली से। इमरान, कहिएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील सेवन शरीफ के यूनियन काउंसिल टल्टी के कच्चे के इलाके बिलालपुर के मकाम पर मौजूद हूँ। मुसलसल पानी की सतह में जो इजाफा होता जा रहा है, महकमा आबपाशी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के बाद जो पानी की सतह है उसमें 3 लाख क्यूसिक्स जो रिकॉर्ड किया गया है। पानी का जो बहाव है वो तेज़ी के साथ आबादियों के तरफ रवां दवा है। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि कच्चे के जो दर्जनों देहात है उनका जो शहर से ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है, लेकिन अभी तक जो इंतज़ामिया की जानिब से कच्चे के इलाके
में कहीं पर भी जो रेस्क्यू का अमल है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ के इलाका मकीनों को तमाम दुश्वारियाँ दरपेश है, जबकि वहाँ पे वबाई अमराज ने भी जन्म ले लिया है। वहाँ के जो अदियात हैं उनकी भी कमी हो गई है। वहाँ के जो लोग हैं वो नकल मकानी अपनी मदद आपके तहत करके शहरों की तरफ जो है रवां दवा है। मुतासर लोग हैं उन्हें तमाम तरह की जो सहूलियात है वो फराहम की जाए। नाजरीन, जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब का हिफाजती बंद टूट गया है। सैकड़ों एकड़ कपास की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। अभी की क्या सूरत हाल है? काशिफ लांग हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजन नड़ोल में, जहाँ गुज़श्ता दिनों से जो हिफाजती बंद था दरिया चनाब पे वो टूट गया है। यहाँ पे मौजा नड़ोल और मौजा बेट के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आ गए हैं। हज़ारों एकड़ जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, जिसमें तिली की फसल है, मिर्च की फसल है और कपास की फसल है। और यहाँ के इलाका मकीन ख़ुद नकल मकानी करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। अगर जलालपुर की इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया आती है, फ़ोटो सेशन करते हुए वापस चले जाते हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। सैलाब से लाड़काना में भी बीसियों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे अब्दुल फताह ओटू। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाड़काना से 10 किलोमीटर दूर जो आके लाड़कानी बचाव बंद पर। यहाँ पर दरिया की सतह में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, इस वक्त जो पानी का जो सैलाबी रेला गुजर रहा है वो 4,01,000 क्यूसेक है और यहाँ पर जो दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो कच्चे के रहने वाले हैं उनमें बताया जा रहा है कि काफ़ी जो देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इन दिनों में ख़ासतौर पर जब से पानी की सतह जब बुलंद होती है दरिया में तो कच्चे के रहने वालों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सांप बिच्छू निकल आते हैं तो काफ़ी जो उनसे मुतासर होने का भी खदशा बढ़ जाता है। ज़िला इंतज़ामिया के जाने से अभी भी किसी किस्म का कोई भी तहरुक नहीं लिया गया है। ख़ासतौर पर जो कच्चे के जो मकीन है उनके सैलाब में आने की वजह से जो नकल मकानी के हवाले से भी कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया है। तो इस वक्त दरिया की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो पानी का सैलाबी रेला गुजरा है वो 4,01,000 क्यूसेक है और आने वाले दिनों में इसमें जो मज़ीद इजाफे का जो है बताया जा रहा है। जी, हैदराबाद के कच्चे के इलाके में पानी दाखिल होने से इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं वारिस बिन आजम। जी बिल्कुल, पंजाब के दरियाओं में तुगयानी के बाद कोटरी बैराज सिंध दरिया के मुकाम पर भी जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। अगर कोटरी बैराज के अब स्ट्रीम पर इस वक्त पानी की बात किया तो इस वक्त जो कोटरी बैराज है पानी का जो आमद है वो 2 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई है। इस वक्त जो कोटरी बैराज है वहाँ पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। कोटरी बैराज पर पानी के इजाफे के साथ ही जो करीब की आबादियाँ हैं, मैं इस वक्त हैदराबाद के सरीज नगर के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आबादियाँ हैं वहाँ पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। कच्ची आबादी है, यहाँ से मकीन है वो यहाँ से अब अपने घर खाली कर रहे हैं। मेरे साथ एक मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, घर क्यों खाली कर रहे हैं? पानी इधर से दरिया से आता है, कोई हिम्मत नहीं करवाता है। हमारे से गरीब लोग हैं, वोट इलेक्शन में आते हैं, वोट लेके फिर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुनिए गुफ्तगू इधर के मकीन की भी। इनका यही कहना है कि अभी तक कोई भी इंतजामिया इनके पास नहीं पहुंची, अपने तौर पर अपने घर खाली कर रहे हैं। तो शहरी जो इस वक्त जो है बैराज के करीब जो मकीन आबाद हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज 57,000 क्यूसेक फीट से तजावुज कर गया है। सैलाब से दरिया सतलुज से मुल्हिका गाँव भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मजीद बता रहे हैं वकास अहमद। वकास, कहिएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के बायस सैलाब ने मुल्हिका देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है। दरिया सतलुज हैर सुलेमानकी के मुकाम पर सैलाब से दरिया के मुल्हिका देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैलाब से हज़ारों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं। इलाका मकीन इस वक्त हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं, जबकि सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की वजह से इलाका मकीन इंतहाई परेशानी में मुब्तला है। मौजूदा सैलाब से मुतासरा इलाकों की बात की जाए तो जिसमें करीबी इलाके जोधे के, दराज के, मल्लू शेखू, जिंदे का, खैराबाद, सूजे की समेत रत्ते के इलाके सैलाब की जद में हैं, जबकि मुतासरीन का कहना है कि जानवरों के चारे और इंसानी खुराक की कमी का भी इंतहाई सामना है। इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। मुतासरीन का कहना है कि हमारी हर मुमकिन तौर पर इमदाद की जाए ताकि हम मज़ीद परेशानी से बच सकें। तो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको वकास अहमद अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, सेहत और तालीम के महकमे ही नहीं, तामीरात और तरक्याती कामों के जिम्मेदार इदारे भी गफलत का शिकार हैं। महकमा हाईवे की गफलत के सबब कोट मोमिन का मेन रोड टूट फूट का शिकार हो गया है। सड़क की खस्ता हाली से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरी भी तकलीफ में मुब्तला हैं और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, मुख्तलिफ शहरों में यही सूरत हाल है।
सड़कें यकीनन सैलाब के बायस टूट फूट का शिकार हैं और आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। बैनुल अजलाई राब्ते की सड़क मुजफ्फराबाद रोड भी खस्ता हाल हो चुकी है। बिल्कुल, और सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से वहाँ के जो मकीन हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जवाद वसीम मौजूद हैं। जवाद, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और इंतजामिया क्या कहती है? तो तहसील 18 की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल रोड सुल्तान में, जहाँ पर खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड जो है जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सबसे बड़ी आबादी से गुजरने वाला रोड जो है मुल्तान मुजफ्फरगढ़ लिया को जंग से मिलाता है, जहाँ से मुतअद्दिद गाड़ियाँ गुजरती, मुसाफिर गाड़ियों का गुजर होता है, जिसकी वजह से रोड पर गड़े होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़क पर मेन शहरा पर मौजूद ये गड़े जो हैं इन बारिश के दिनों में इन पर पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवामी हल्कों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस सड़क की तमीर की जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी जवाद हमें आगाह कर रहे थे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यकीनन अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसे ही मसाइल अगर आपके शहर में भी हैं, आपके गली मोहल्ले में भी हैं और आप चाहते हैं कि इन मसाइल की आवाज़ हम ऐवान बाला तक, इक़्तिदार के वालों तक पहुँचाएँ, तो आप हमें वीडियोज़ भेज सकते हैं अपने पैगाम के साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।